मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। धौलपुर, डीग, भरतपुर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से धौलपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसके बाद दोपहर 12:50 पर धौलपुर के ग्राम फूलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद दोपहर 3:15 बजे व्हाइट हाउस, जीटी रोड, धौलपुर जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 3:55 पर हेलीकॉप्टर से डीग के पूछनी का लोटा के लिए रवाना होंगे। शाम को 4:30 बजे श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। श्रीनाथ जी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो धौलपुर, डीग, भरतपुर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो दोपहर 12:50 पर धौलपुर के ग्राम फूलपुर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3:15 बजे व्हाइट हाउस, जीटी रोड, धौलपुर जाने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद शाम को 4:30 बजे श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में दर्शन करेंगे। श्रीनाथ जी गेस्ट हाउस में ही रात्रि विश्राम करने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आपको कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। धौलपुर, डीग, भरतपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। तो इस दौरान क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, लाल सिंह? देखिए, बिल्कुल साक्षी, ये 2 दिवसीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है जो आज से शुरू होगा। 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। इसमें धौलपुर, डीग और भरतपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। पहला दौरा उनका शुरू होगा, यानी कि आज का जो दौरा होगा धौलपुर से शुरू होगा। धौलपुर में अलग अलग, अब मैं कार्यक्रम बात करूं विस्तार से ना बात करके दर्शकों को अगर शॉर्ट बताना चाहूँ तो विकास कार्यों की सौगात आज धौलपुर जिले को मिलेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा जिसमें जनसभा भी है। जनसभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे और तमाम सौगातें आज धौलपुर निवासियों को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही स्थानीय कार्यक्रम है, कुछ उनके रिजर्व कार्यक्रम है। दौरे के दौरान स्थानीय पदाधिकारियों से मुलाकात होगी पार्टी की। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों की मुलाकात होगी। इसके बाद धौलपुर में कार्यक्रम के बाद उनका डीग में आने का कार्यक्रम। डीग में पहुंचने का लोठाओ पहुंचेंगे, जहाँ श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करेंगे। और गुरु पूर्णिमा पर आपने देखा होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरु पूर्णिमा पर हमेशा श्रीनाथ जी दर्शन करने जाते हैं। और केवल गुरु पूर्णिमा पर नहीं, बल्कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है श्रीनाथ जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। वही उनका रात्रि विश्राम रहता है, क्योंकि वो कई बार साक्षी हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ जो भी है श्रीनाथ जी कृपा से है और उनके आराध्य है वो। तब भी, चाहे अभी भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले भी उन्होंने पैदल परिक्रमा गोवर्धन की दी थी। उससे पहले भी आपने देखा हो, जब अपना जन्मदिन था तब भी वो गोवर्धन की परिक्रमा पर गए थे। तो जब भी ऐसा कोई मौका आता है, चाहे वो राज्य के लिए कल्याणकार की योजनाओं की बात लागू करने की हो या फिर कोई भी बड़ा कार्य जब हाथ में लेते हैं तो अपने आराध्य को याद करते हैं और श्रीनाथ जी जाते हैं। तो इसी कड़ी में गुरु पूर्णिमा है, तो लिहाजा आज उनका रात्रि विश्राम पहुंची को लौटा रहेगा। वहां फिर सुबह जल्दी जगकर पूजा, विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सीधे पहुंच जाएंगे भरतपुर में। भरतपुर में उनके 2 कार्यक्रम है, एक गोदावरी में कार्यक्रम है, एक खिरली में कार्यक्रम है साक्षी। यहाँ पर भी कई सौगातें आज भरतपुर निवासियों को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही उनका कुछ स्कूल के छात्रों के लिए भी अलग से कार्यक्रम रहेगा। इसमें कुछ जो पूरा पैसा जो यूनिफॉर्म वितरण के लिए डीबीटी के जरिए हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही कई ऐसे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको जनता के लिए देंगे, शिलान्यास के कार्यक्रम रहेंगे। तो कुल मिला के पूरे दौरे के दौरान मैं कह सकता हूँ कि दोनों जिले, खासकर भरतपुर और धौलपुर जिले में आज सब दिन की सौगातों की बौछार होगी। श्रीनाथ जी डीग में उनका जो कार्यक्रम है वो धार्मिक कार्यक्रम रहेगा, यानी कि गुरु पूर्णिमा है, सबसे पहले श्रीनाथ जी जाएंगे, दर्शन करेंगे और रात्रि विश्राम वही रहेगा। इसके बाद करीब 4 बजे वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। कोटपूतली बहरोड जिले के बानसूर क्षेत्र में लगातार हो रही विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। ताजा मामला रामनगर विद्युत जीएसएस क्षेत्र के गुता गांव का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक ही रात में किसानों के 2 कुओं पर लगे 3 फेज ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाया है।
जानकारी के अनुसार किसानों के खेतों पर लगे ट्रांसफार्मरों की पहले विद्युत सप्लाई बंद की गई। इसके बाद चोरों ने ट्रांसफार्मरों को डीपी से नीचे उतारकर उनके अंदर लगे कीमती कॉपर पार्ट्स को यहां पर निकाल लिया गया और मौके से फरार हो गए हैं। दूसरा ताजा मामला भी बीती रात का है, जिससे क्षेत्र के किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दो बजे लाइट कटने के उपरांत दोनों डीपीओ की वहाँ पे चोरी की वारदात हुई। वहाँ पे हमें कुछ खोज भी मिले हैं, बट सही तरीके से हम उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उस चीज़ को लेके। और आए दिन हमने फिर गांव में संज्ञान लिया तो उसमें पता चला कि 2-3 दिन पहले भी जो प्रवीण जी हैं हमारे राशोड़ी के अंदर जो ढाणी है, वहाँ पे 2 डीपीओ और चोरी हुई थी। तो आए दिन ये 4-5 दिन के अंदर 4-5 डीपीओ की घटनाएं। जिन कृषकों के डीपी है उनको भी थोड़ी एक मोरल ड्यूटी बनती है, वो ध्यान रखें। और डीपी चोरी के लिए आवश्यक जो भी कार्रवाई है पुलिस थाने में एफआईआर में खुद भी इन साहब को डायरेक्शन दिए, वो पुलिस थाने में मिलकर इंचार्ज साहब से मिले और गश्त का प्रोविजन इस तरह का रखेंगे अगर ज़्यादा दिक्कत आती है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पहले रात को लाइट कटती है, उसके बाद से डीपी चोरी होती है और फिर उसके बाद से लाइट वापस से आ जाती है। क्या कहीं किस तरफ इशारा कर रहे हैं ग्रामीण? ये देखो, जो चोर हैं वो कहीं न कहीं तो विद्युत से वैर फैमिलियर है, विद्युत लाइनों से, इनसे वो जानबूझ। भिवाड़ी थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 मुकदमों में वांछित 2 सगे भाइयों राजदीप उर्फ राजू और मोहन सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर गार्ड से मारपीट, अवैध वसूली, चोरी, मोबाइल लूट और चाकू से हमला करने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस के अनुसार राजदीप पर 20 और मोहन सिंह पर 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी छत से कूदकर भागने लगे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें पीछा कर दबोच लिया। तो वहीं पुलिस के इस कार्रवाई को लेकर भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से पुलिस टीम का सम्मान भी किया गया। भरतपुर में प्रदेश स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत सोगरिया मोहल्ले में महिला एकल चौपाल का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजी प्रीति चंद्रा ने की। इस दौरान आईजी प्रीति चंद्रा ने महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना, जिसमें महिलाओं ने अवैध शराब, सामाजिक तत्वों के हुड़दंग की यहां पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद प्रीति चंद्रा ने पुलिस के अधिकारियों को समस्या की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब खबर जोधपुर से है। जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया है कि आम बैठक में नर्सिंग अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर रोगी हित और अस्पताल की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर द्वारा 18 तारीख को जो हमारी कर्मचारियों की मीटिंग हुई, उसमें हमें जो भी समस्याएं प्राप्त हुई उसकी 13 सूत्री मांग पत्र हमने अधीक्षक महोदय को दिया है, जिसमें सफाई व्यवस्था, हेल्पर, गार्ड, केयर टेकर, अस्पताल के अंदर पार्किंग की व्यवस्था और अन्य सभी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। आज अलवर जिले के रैनी कस्बे में निजी स्कूल में टेम्पो से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 5 वर्षीय मासूम छात्र की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार एलकेजी कक्षा का छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद टेम्पो से घर लौट रहा था और तभी चालक की लापरवाही के कारण वह नीचे गिर गया और टेम्पो का पिछला टायर उसके ऊपर निकल गया। गंभीर हालत में उसे रैनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर क्षमता से अधिक बच्चों को टेम्पो में बैठाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त टेम्पो में 17 बच्चे सवार थे। तो अलवर के रैनी से खबर है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है।
और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एनडीपीएस कोर्ट ने अपने फैसले में एक नशा तस्कर को 8 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2020 में सदर पुलिस हनुमानगढ़ ने बाइक सवार मुकेश से नशीली गोलियां बरामद की थी, जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को 8 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मोटरसाइकिल चालक मुकेश उर्फ बबलू सनो घुमताराम निवासी वार्ड नंबर 17 बालाबास पक्का सारना से 50 पत्ते ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 100 mg बरामद हुई। आज माननीय न्यायालय ने मुकेश उर्फ बबलू को 8 वर्ष के कठोर कारावास व 80,000 रुपए के अर्थदंड से व अदम अदायगी 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सांचौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 68 पर डेढ़वा सरहद में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 114 ग्राम MD ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 114 ग्राम MD ड्रग्स बरामद कर स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। तो गिरफ्तार आरोपी की पहचान डावल निवासी मनोज बिश्नोई के रूप में हुई है और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के विकास केंद्र में स्टेशन मास्टरों एवं स्टेशन अधीक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित, संरक्षित एवं समयबद्ध रेल संचालन में स्टेशन मास्टरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। DRM ने स्टेशन मास्टरों से परिचालन, संरक्षा और प्रशासनिक समस्याओं पर सीधा संवाद कर आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण में नवीन परिचालन निर्देशों की जानकारी दी गई है। पाली के देसुरी पंचायत समिति की ढालोप ग्राम पंचायत में फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें तहसीलदार फतेह सिंह जसोल, ADO ललित व्यास, प्रशासक सुखलाल मेघवाल और ग्राम विकास अधिकारी ढलाराम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं शिविर में पंचायती राज, राजस्व, चिकित्सा, वन, कृषि, पशुपालन और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 11 किसानों को कुल 2,18,000 रुपए की सहायता राशि भी वितरित की गई और साथ ही पात्र परिवारों को विवाह, पंजीयन, जन प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रदान किए गए हैं। भरतपुर से खबर है। भरतपुर में भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा की अध्यक्षता में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता संभाग प्रभारी बिहारी लाल बिश्नोई रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि डी कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह रहे हैं। कार्यशाला की विधिवत शुरुआत भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष पूरे प्रदेश भर में, देश भर में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। ऐसे संत जिन्होंने भक्ति काल में मुगल आक्रांताओं के समय देश के स्वाभिमान को ऊंचा उठाए रखा, सनातन की ध्वजा को ऊंचा उठाए रखा, उस समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ वो लड़े, अस्पृश्यता के खिलाफ वो लड़े, छुआछूत जातिगत भेदभाव के खिलाफ वो लड़े और सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले ऐसे संत महापुरुष की जयंती हम पूरे देश भर में मनाने जा रहे हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष पूरे प्रदेश भर में, देश भर में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। कोटा से खबर है। कोटा में बस यात्रा के दौरान एक युवती से कथित छेड़छाड़ के मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस के कनवास थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी
एसआई अपने गांव में से बस में कोटा जा रहे थे और तभी बूंदी से एक 18 वर्षीय युवती अपनी नानी के साथ बस में सवार हुई। आरोप है कि यात्रा के दौरान एसआई ने पहले युवती से बातचीत की और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की। युवती के विरोध और शोर मचाने पर बस में हंगामा हो गया। मामले में नयापुरा थाने में छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। तो कोटा से खबर है, जहां कोटा में एक एसआई पर एक नाबालिग से, एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SPL भारत कप 2027 के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है। टूर्नामेंट अब नए नाम और नए स्वरूप के साथ खेला जाएगा। इस अवसर पर देवकीनंदन महाराज, SPL भारत कप के फाउंडर विजय शर्मा, टूर्नामेंट कमिश्नर और 1983 विश्व कप विजेता मदन मौजूद रहे। फाउंडर विजय शर्मा ने कहा कि SPL भारत कप का उद्देश्य सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करना नहीं, बल्कि देश भर की युवा प्रतिभाओं को मंच देना है। टूर्नामेंट में 8 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को 31 लाख और उप विजेता टीम को 21 लाख रुपए का पुरस्कार भी यहां पर दिया जाएगा। और अब बुलेटिन में बात मौसम की। राजस्थान में फिर मानसून सक्रिय हो गया है। जयपुर के परकोटे में तेज बारिश हुई है और तेज बारिश से ब्रह्मपुरी में जलभराव की स्थिति बन गई है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। उदयपुर में सड़क पर भरे पानी में कार फंस गई है। माउंट आबू में लगातार बारिश से झरने उफान पर है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से मौसम में बदलाव हुआ है। 28 जुलाई को 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी के साथ 2 अगस्त तक राजस्थान में मॉनसून एक्टिव रहने की संभावना है। कोलायत में 54 मिमी बारिश दर्ज की गई है और कई जिलों में अच्छी बरसात देखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो राजस्थान में मॉनसून सक्रिय हो गया है। कई जिलों में अच्छी बारिश देखी गई है। जयपुर के परकोटे में तेज बारिश हुई है। ब्रह्मपुरी में जलभराव हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से दीपेश गर्ग मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और माउंट आबू से दीपक त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं माउंट आबू से दीपक का रुख करूंगी। दीपक, माउंट आबू में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अच्छी बारिश हो रही है। माउंट आबू में मौसम सुहावना बना हुआ है और पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पर्यटक माउंट आबू में पहुंच रहे हैं और इस मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। अगर आज के हम मौसम की बात करें तो आज माउंट आबू में कैसा मौसम है? दीपक। देखिए साक्षी, पिछले लगभग 1 सप्ताह से माउंट आबू का मौसम एकदम खुशनुमा बना हुआ है। लगभग रोज बरसात हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि कल जहाँ हमने दिखाया था नक्की झील का जो नज़ारा, उसमें विजिबिलिटी लगभग 40 से 50 मीटर थी। वहीं आज की अगर बात करें तो विजिबिलिटी लगभग 0 है। आप देखिए कि हम नक्की झील पर खड़े हैं, परंतु यहाँ कहीं भी आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है। कोहरे की वजह, घने कोहरे की वजह से सब कुछ इनविजिबल जैसा हो रखा है। और देखिए साथी प्रकाश बंजारा आपको दिखा रहे हैं यहाँ के विजुअल्स कि विजिबिलिटी एकदम लगभग 0 हो रखी है। हालांकि बरसात काफ़ी अच्छी है। पिछले 24 घंटे में लगभग 2 से 3 इंच बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में इसी मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक माउंट आबू आते हैं और ऐसे में चाय की गर्म चुस्कियों के साथ में गर्म नाश्ते के जो थड़ियाँ हैं उन पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक झरनों पे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हर पहाड़ी पर कल-कल बहते झरने यहाँ नज़र आ रहे हैं और ऐसे में वहाँ पर सेल्फी लेते हुए या इन माउंट आबू के खूबसूरत नज़ारों को कैद करते हुए पर्यटक यहाँ नज़र आ रहे हैं। जी साक्षी। जी दीपक, और अब जयपुर से दीपेश का मैं रुख करूंगी। दीपेश, राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो कल जयपुर में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, हालांकि पूरे जयपुर में अच्छी बारिश नहीं हुई है। अगर हम आज की बात करें तो जयपुर में आज बारिश को लेकर क्या संदेश है, क्या अपडेट है?
जी साक्षी, आपको बता दें कि जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है उसकी वजह से राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव हो गया है और 25 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और राजस्थान के 5 जिलों में 2 इंच से अधिक जो वर्षा है वो दर्ज की गई है और उत्तर पश्चिम में जो इसका असर है तेज देखा गया है और पश्चिम में जो बारिश है वो तेज चल रही है। काफी दिनों से तेज बारिश हो रही है, जल भराव की भी संभावना हो गई है, नदियां उफान पर है, घरों में पानी भी भर गया है। वहां से जो रेस्क्यू टीम है, SDRF NDRF जो रेस्क्यू टीम है वहां से परिवार को शिफ्ट भी कर रही है और जो मौसम विभाग की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है कि जल भराव वाले क्षेत्र में ना जाए। और हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में पूरे दिन झमाझम बारिश रही है। कई हिस्सों को छोड़ के तेज बारिश हुई है, परकोटे में पानी भर गया है, जलमग्न वाली स्थिति बन गई है और रेस्क्यू टीम है पूरी तरह से वहां पे मुस्तैद है। अपने उपकरण को पूरी तरह से रेडी कर लिए गए हैं, जैसे नाव है और उनका अलर्ट भी है कि जल भराव वाले क्षेत्र में ना जाए। अब देखा गया है कि जैसे माउंट आबू में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और वहां पे पर्यटकों का आना जाना लगातार तेज हो गया है, तो बारिश पश्चिमी राजस्थान में अधिक देखी गई है और कई जगह मध्यम से अधिक बारिश होने की भी संभावना बताई जा रही है। जो मानसून है 2 तारीख तक एक्टिव रहेगा, पर 28-29 तारीख को तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने बताई गई है। जी साक्षी। जी दीपेश, हमने देखा कि आपने बताया परकोटे में अच्छी खासी बारिश हुई है, वहां जलभराव की स्थिति भी हुई है। तो ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि पहली बार जलभराव हो रहा है। हालांकि रेस्क्यू टीमें जैसा कि आप बता रहे हैं वहां पर मौजूद है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जलभराव ना हो इसके लिए क्या किया गया है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि पिछले साल के कंपैरिजन में प्रशासन ने कुछ काम भी किए हैं। हम बात करें सीकर रोड की, तो सीकर रोड पे जो दिया कुमारी है, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने वहाँ पे अधिक जल भराव होता था पिछले साल, तो इस बार जल भराव को कम करने के लिए उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ध्यान रखा गया है। तो देखने वाली बात यह है आगे जब तेज बारिश होती है उस एरिया में तो कितना जल भराव होता है। और परकोटे की बात करें तो परकोटे में जो सफाई अभियान जो चलाया गया था निगम की तरफ से, वो अभी कार्य पूरा नहीं हुआ गया है क्योंकि जो सफाई कार्य था लेट हुआ है, तो इस वजह से जल भराव की जो समस्या बनी हुई थी। और आगे ऐसी उम्मीद है कि अगर तेज बारिश हुई तो परकोटे में जल भराव नहीं होगा। जी साक्षी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राजस्थान में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है और 28 यानी कि आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब सिरोही से खबर है, जहां पामेरा गांव में कृषि कुएं में दिखा अजगर। कुएं में अजगर दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। रेस्क्यू का इंतजार किया जा रहा है। वन विभाग की टीम का पहुंचने का ग्रामीण यहां पर इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द अजगर के रेस्क्यू की मांग उठाई है। तो सिरोही से खबर, जहां पामेरा गांव में कृषि कुएं में एक विशाल अजगर देखा गया है और अजगर को देखते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां आबू रोड में देर रात NH पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर कार पलट गई और कार सवार 3 लोग इस हादसे में बाल बाल बचे हैं और तीनों बाहर सुरक्षित निकल गए। हादसे में कार का अगला हिस्सा और शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। देर रात ट्रैफिक कम होने से बड़ा हादसा टला। मावलवीर बाबा मंदिर के पास ऊपरी पुलिया पर यह भीषण हादसा हुआ है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवा खुटा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। घर के अंदर बैठी 7 वर्षीय बालिका को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। परिजन गंभीर हालत में उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सूचना मिलने पर सज्जनगढ़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा। तो वही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बालिका को घर के अंदर सांप ने काटा था, जिसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत झुंझुनू में सैकड़ों गोभक्त और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। गोभक्त अपने साथ गाय को भी लेकर आए। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन गोभक्त गाय के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर गए। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी करते हुए गोवंश संरक्षण की मांग उठाई और जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए केंद्र सरकार स्तर पर अलग गोपालन मंत्रालय का गठन, गोवंश की हत्या और तस्करी रोकने के लिए पूरे देश में एक समान एवं सख्त केंद्रीय कानून लागू करने और देशी गोवंश को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने की यहां पर मांग की गई है। लोगों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने के बाद गोभक्तों ने गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। अभियान से जुड़े लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और कागज की बचत का संदेश देते हुए जन समर्थन का डिजिटल रिकॉर्ड भी प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन के साथ एक पेन ड्राइव भी दी गई जिसमें 14,334 पृष्ठों का डिजिटल डेटा सुरक्षित है। इसमें झुंझुनू जिले एवं आसपास के क्षेत्रों के 3,72,684 नागरिकों और गोभक्तों के हस्ताक्षर युक्त समर्थन का रिकॉर्ड भी शामिल है। झुंझुनू जिले में जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर समस्त जिले के गोभक्त गोरक्षक सभी इकट्ठा हुए। एक छोटी सी संगोष्ठी केशव आदर्श विद्या मंदिर में हुई। उसके बाद गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए और जो गौ माता पर जो पूरे इंडिया में जो जहाँ कहीं भी अत्याचार हो रहे हैं उनको रुकवाने के लिए और जो गौ माताएँ काटी जा रही है उनको जो बूचड़खाने उनको बंद करवाने के लिए इस प्रकार से आज जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम और राज्यपाल महोदय के नाम ये जो ज्ञापन आप जो देख रहे हैं ये ज्ञापन आज दिया गया है।